हेलो डियर लिसनर्स, आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। यह ऑडियो बुक सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई गई है। इसमें शामिल सभी फैक्ट्स एंड डिटेल्स इंटरनेट, बुक्स और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध दस्तावेजों पर आधारित हैं, जिसका इरादा किसी भी तरह के कॉपीराइट का उल्लंघन करना नहीं है। यदि किसी को इस पर कोई आपत्ति हो, तो संपर्क करें, रिक्वायर्ड एक्शन लिया जाएगा। आइए सुनते हैं आज की कहानी। अल्काट्रेज एस्केप। सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के बीचों बीच एक सुनसान आइलैंड पर बेस्ट है अल्काट्रेज, जिसे द रॉक के नाम से भी जाना जाता है। सिविल वॉर के समय से ही यहाँ कैदियों को रखा जाता रहा था, लेकिन 1934 में अपराध के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई के चलते अल्काट्रेज को दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल के रूप में और मजबूत किया गया। 1930 के दशक में अल्काट्रेज पहले से ही एक डरावनी जगह थी, जो प्रशांत महासागर के ठंडे पानी से घिरी हुई थी। जेल को दोबारा मजबूत करते हुए लोहे की सलाखें और सुरक्षा के कड़े नियम शामिल थे, जिनमें कैदियों की दिन में 1 दर्जन बार गिनती करना भी शामिल था। यहां से भाग निकलना लगभग असंभव लगता था। तमाम मुश्किलों के बावजूद 1934 से लेकर 1963 तक 36 लोगों ने 14 अलग-अलग बार भागने की कोशिश की। लगभग सभी या तो पकड़े गए या फिर भागने की कोशिश में नाकाम रहे। हालांकि 3 खास कैदियों का जेल से गायब होना यह आज तक एक रहस्य बना हुआ है। पेश है उनकी कहानी। बैंक डकैती और अन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाने और विभिन्न जेलों से बार-बार भागने की कोशिशों के बाद फ्रैंक मॉरिस जनवरी 1963 में अल्काट्रेज पहुंचा। उसी वर्ष बाद में जॉन एंगलिन नाम के एक कैदी को अल्काट्रेज भेजा गया और उसके बाद 1960 की शुरुआत में उसके भाई क्लेरेंस को भी भेज दिया गया। तीनों पहले एक जेल में साथ रह चुके थे। पास-पास के सेल्ज में रखे जाने के बाद उन्होंने भागने की प्लानिंग शुरू कर दी। अपनी समझदारी के लिए फेमस मॉरिस ने योजना बनाने में मुख्य भूमिका निभाई। एलन वेस्ट नाम के एक अन्य कैदी ने भी उनकी मदद की। जेल से गायब होना। 12 जून 1962 को सुबह सुबह की नियमित बिस्तरों की चेकिंग में कुछ ऐसा हुआ जो नॉर्मल नहीं था। 3 कैदी अपने सेल्स में नहीं थे। जॉन एंगलिन, उसका भाई क्लेरेंस और फ्रैंक मॉरिस। उनके बिस्तरों में प्लास्टर, मांस के रंग के पेंट और असली इंसानी बालों से बने चालाकी से तैयार किए गए नकली सिर थे, जिन्होंने जाहिर तौर पर रात के पहरेदारों को धोखा दे दिया था। जेल में लॉकडाउन करने के बाद सख्त तलाशी शुरू हो गई। कुछ सुरागों का मिलना। तुरंत FBI को इन्फॉर्म करके मदद के लिए कहा गया। सैन फ्रांसिस्को स्थित FBI ऑफिस ने देश भर के ऑफिसों से लापता कैदियों और उनके पहले के भागने के रिकॉर्ड की जांच करने के लिए संपर्क किया। कैदियों के रिश्तेदारों से भी पूछताछ की गई और उनकी सभी आइडेंटिटी पेपर्स को भी चेक किया। सेलर्स से मलबे की तलाश करने का ऑर्डर दिया। 2 दिनों में ही रबर में सील लेटर्स का पैकेट बरामद किया गया, जो उन कैदियों से संबंधित था। बाद में पानी में लकड़ी के कुछ चप्पू जैसे टुकड़े और रबर के इनर ट्यूब के टुकड़े मिले। क्रोनकाइट बीच पर एक घर में बनी लाइफ जैकेट भी मिली, लेकिन गहरी तलाशी के बावजूद इलाके में कोई और चीज नहीं मिली। प्लानिंग और मिले सबूतों को जोड़ना। जैसे जैसे दिन बीतते गए, FBI, कोस्ट गार्ड फोर्स, जेल ऑफिसर और दूसरी एजेंसियों को और अधिक सबूत मिलने लगे और उन्होंने इस भागने की योजना को सुलझाने की कोशिश की। कैदी एलन वेस्ट ने एजेंसी की मदद की, जो समय पर अपने सेल से बाहर नहीं निकल पाया। वेस्ट ने जो डिटेल्स बताई वो कुछ इस तरह हैं। कैदियों ने पिछले दिसंबर में प्लानिंग करनी शुरू कर दी थी। उनमें से एक को कुछ पुरानी आरी के ब्लेड मिले। टूटे हुए वैक्यूम क्लीनर की मोटर से बनी एक साधारण ड्रिल सहित टेम्परेरी औजारों का उपयोग करते हुए बड़ी होशियारी से अपने अपने सेल्स के पीछे के एयर वेंट्स को ढीला किया। उन्होंने कवर के चारों ओर बारीकी से छेद किए ताकि दीवार के पूरे हिस्से को हटाया जा सके। एक बार छेद हो जाने के बाद उन्होंने उन छेदों को जो कुछ भी मिला उससे ढक दिया, जैसे सूटकेस, गत्ते का टुकड़ा। सेल्स के पीछे एक आम वरांडा था। वे इस वरांडे से होते हुए इमारत के अंदर अपनी सेल की छत पर चढ़ गए, जहां उन्होंने एक सीक्रेट वर्कशॉप बनाई। आखिरी गिनती से पहले शाम को बारी बारी से पहरेदारी करते हुए उन्होंने पहरेदारी के लिए एक टेम्परेरी पेरिस्कोप बनाया था। उन्होंने चोरी की हुई चीजों का उपयोग करके भागने के लिए जरूरी सामान बनाया और छिपाया। उन्होंने 50 से अधिक रेनकोट चुराए या इकट्ठा किए, जिनसे उन्होंने टेम्परेरी लाइफ जैक्स और एक रबर की बोट भी बनाई।
बोट को बहुत बारीकी से सिलकर जेल की गर्म भाप की पाइपों से वेल्केनाइज्ड किया गया। यह आइडिया उन्हें कैदियों की जेल लाइब्रेरी की मैगजीन से मिला। उन्होंने लकड़ी के चप्पू भी बनाए और एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को बोट को इन्फ्लेट करने की मशीन में बदल दिया। साथ ही वे इमारत से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे थे। छत लगभग 30 फीट ऊंची थी, लेकिन पाइपों के जाल को यूज करके वे ऊपर चढ़ गए और आखिर में शाफ्ट के ऊपर लगे वेंटिलेटर को खोल दिया। उन्होंने साबुन से एक नकली बोल्ट बनाकर उसे अपनी जगह पर टिकाए रखा। ब्रेकआउट। 11 जून की शाम को वे जाने के लिए तैयार थे। हालांकि वेस्ट अपने सैल के वेंटिलेटर ग्रिल को पूरी तरह से हटा नहीं पाया और वहीं रह गया था। बाकी 3 लोग बरामदे में गए, अपना सामान इकट्ठा किया, वेंटिलेटर से होते हुए ऊपर चढ़े और जेल की छत पर पहुंच गए। फिर वे सैल हाउस के पीछे स्थित बेकरी की चिमनी से नीचे उतरे, फैंस चढ़कर आइलैंड के नॉर्थ ईस्ट किनारे पर चुपके से पहुंचे और अपनी नाव पानी में उतार दी। आगे क्या हुआ, यह एक रहस्य बना हुआ है। क्या वे नदी पार करके एंजेल द्वीप तक पहुंच पाए? कई लोगों ने यह साबित करने की बहुत कोशिश की कि वे लोग जीवित बच सकते थे, लेकिन सवाल यह है, क्या वे वास्तव में जीवित बचे थे? उस समय इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट इसके उल्ट था, जिसके कई कारण थे, जैसे नदी को क्रॉस करना। जी हां, कई वॉलंटियर्स ने एल्कर्टेज से एंजल आइलैंड तक 1 मील से अधिक की तैराकी की है, लेकिन तेज धाराओं और बर्फीले के पानी के कारण उनके लिए यह करना बेहद मुश्किल था। जेल के इन्फॉर्मर के अनुसार प्लानिंग जमीन पर पहुंचने के बाद कपड़े और एक कार चुराने की थी, लेकिन इस मामले की एक्सट्रीम सर्च के बावजूद उस एरिया में कार चोरी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली। पारिवारिक संबंध। अगर भागने वालों को किसी तरह की मदद मिली भी थी, तो एजेंसीज उसे साबित नहीं कर सकी। परिवारों के पास शायद इतने फाइनेंशियल रिसोर्स भी नहीं थी कि वे किसी भी तरह की हेल्प कर सकें। लापता होना। इस मामले पर एजेंसीज ने 17 साल तक काम किया, लेकिन ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया जिससे यह पता चले कि वे लोग अमेरिका या विदेश में अभी भी जिंदा हैं। एफबीआई ने आधिकारिक तौर पर 31 दिसंबर 1979 को अपनी इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी और कुछ समय बाद अथॉरिटीज ने इस जेल को एज टूरिस्ट स्पॉट बना के आम लोगों के लिए खोल दिया। साथ ही इस केस की जिम्मेदारी यूएस मार्शल्स सर्विस को सौंप दी। कुछ और फैक्ट्स। 1975 में ब्राजील में एंगलिन भाइयों को कथित तौर पर दिखाने वाली एक तस्वीर को एक एनालिस्ट ने सही बताया, लेकिन एफबीआई फिर भी एश्योर नहीं थी। परिवार के सदस्यों ने बताया कि 1973 में उनकी मदर के फ्यूनरल पे 2 अनजान औरतों को देखा जिन्होंने बहुत हैवी मेकअप कर रखा था। इसी तरह उनके पिता के अंतिम संस्कार में 2 अजनबी आदमी शामिल हुए थे, जिन्होंने दाढ़ी मूंछ बढ़ा रखी थी और वो कॉफिन के पास आकर रोने लगे। कहा जाता है कि यूएस मार्शल के कुछ ऑफिसर्स भी उनकी ताक में वहां मौजूद थे, लेकिन इससे पहले वो उन अनजान लोगों तक पहुंचते, एंगलिन ब्रदर्स वहां से गायब हो चुके थे। रॉबर्ट एंगलिन, जो इनका तीसरा भाई था, उसके मुताबिक वे अनजान लोग शायद उनके भाई ही थे। साइंटिफिक एंगल। नदी के सिमुलेशन से पता चलता है कि समय और धाराओं ने गोल्डन गेट ब्रिज के उत्तर में सफलतापूर्वक भागने की अनुमति दी होगी, जहां पर कैदियों की बोट का मलबा पाया गया था। हैंडराइटिंग और कुछ खत। ऐसे लेटर्स भी मिले थे जो जॉन एंगलिन हर मदर्स डे पर अपनी मां को भेजता था। उन पर हैंडराइटिंग चेक एंगलिन फैमिली मेंबर्स ने कंफर्म की है। इसके अलावा जनवरी 2013 में एसएफपीडी को एक खत मिलता है। कहा जाता है कि यह खत जॉन ने ही लिखा था, जिसमें वो बताता है कि उस रात वो तीनों वहां से भागने में कामयाब हो गए थे और आज उसकी उम्र 83 साल है और वो कैंसर से जूझ रहा है। उसने ये भी बताया अक्टूबर 2008 में फ्रैंक मॉरिस की मौत हो गई और क्लेरेंस की भी 2011 में मौत हो चुकी है। आगे वो पुलिस को सरेंडर करने के लिए तैयार है, बशर्ते वो उसका इलाज करवाएं और भागने के जुर्म में 1 साल से ज्यादा सजा न दें। उस खत पर फिंगरप्रिंट्स और हैंडराइटिंग को चेक कराया, फिर भी वो किसी साफ नतीजे पर नहीं पहुंचे। शव देखे जाने की सूचना। एक कार्गो शिप ने भागने की घटना के तुरंत बाद नदी में एक शव देखे जाने की सूचना दी। हालांकि अधिकारियों ने इस बात का भी खंडन किया। ऑफिशियल एंगल। एफबीआई ने 1979 में इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी, यह रिजल्ट बताते हुए कि वे लोग डूब गए थे क्योंकि उनके जीवित बचने के कोई सबूत नहीं मिले थे और योजना के अनुसार चोरी की गई कारों या कपड़ों की कोई रिपोर्ट नहीं थी।
जैसा कि FBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर बताया गया है। इसके अलावा अगर यूएस मार्शल की बात की जाए, वो तब तक उन्हें तलाश करते रहेंगे जब तक कि उनकी लाश ना मिल जाए या फिर उनकी उम्र 100 साल की ना हो जाए। विकिपीडिया के अनुसार मार्शल सर्विस ने उनके खिलाफ एक ओपन केस फाइल किया हुआ है, जिसमें उन्हें सितंबर 2026 तक वांटेड घोषित किया गया है। इस घटना पर एक हॉलीवुड फिल्म भी बनी है जिसका नाम है एस्केप फ्रॉम एल्काट्रेज एल। उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी। मैं जल्द ही एक नए एपिसोड के साथ फिर आपसे मिलने का वादा करता हूं। थैंक यू।